मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत वैदिक संस्कृति। वैदिक युग की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के अंत के पश्चात वैदिक सभ्यता और संस्कृति जिसके संस्थापक और प्रसारक आर्य कहलाए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, और इस बारे में योग वासिष्ठ में कहा गया है, जो पर्याप्त रूपेण कर्तव्यों का आचरण और अकरणीय का निषेध रखता हुआ अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठ रहता है, वह आर्य है। जो आचारानुकूल, शास्त्रानुकूल, शुद्धचित अनुकूल और यथास्थिति व्यवहार का संग्रहण करता है, वह आर्य है। आर्य कौन थे, इस बारे में हमने पूर्व के अध्याय में चर्चा की थी। आज इस अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्यों का सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन के बारे में। वैदिक सभ्यता जो है नव आगंतुक आर्यों के बारे में, जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि आर्य विदेशी थे, मध्य एशिया से ये आए थे और यहाँ आकर उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति को स्थापित किया। नव आगंतुकों ने श्रेष्ठता सिद्ध कर आर्य शब्द जो है उसका उपयोग किया और बाद में यह शब्द जातिवाचक बन गया। भारतीय संस्कृति में वेदों का गौरवपूर्ण स्थान है। प्राचीनतम ग्रंथ वेद को माना जाता है और वेद जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। आर्यों का समस्त ज्ञान जो है वेदों में सन्निहित है। ज्ञान जो है किसी विशेष जाति या काल की संपत्ति नहीं होता। साथ ही इन ग्रंथों की प्राचीनता और महानता के कारण आर्यों ने अपने ग्रंथों में को मानव रचित न मानते हुए अपौरुषेय अर्थात ईश्वर रचित कहा है। आर्यों जो वेद है उनके बारे में वेदों को श्रुति भी कहा गया है। तो श्रुति यानी जो सुनकर ज्ञान प्राप्त किया गया। ये कहा जाता है कि ये देवताओं की वाणी है और जब उस वाणी को सुनकर आत्मसात कर लिया गया ऋषियों के द्वारा, तो यह जब उसे लिपिबद्ध किया गया तो इन्हें संहिता कहा गया और इस प्रकार से वेद जो है उनके बारे में यह जाना जाता है। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसके अंतर्गत चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र खंड ही नहीं अपितु गद्य और दार्शनिक खंड जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि भी आते हैं। विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा जो मंत्र आदि बनाए जाते रहे, उन्हीं का संकलन बाद में कर लिया गया और इन्हें संहिता कहा गया। गुरु को समस्त वेद कंठस्थ होते थे, वे शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराते थे, इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया। ये जो वेद है वैदिक साहित्य ऐसा इनके रचना काल के बारे में जो है वो कहा जाता है कि वैदिक युग को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऋग्वैदिक काल यानी जिसके अंतर्गत जो ऋग्वेद और से जितनी भी जानकारी प्राप्त होती है वो वाला युग, और दूसरा जो काल है वह है जिस ऋग्वेद का या पूर्व वैदिक काल जिसे कहा जाता है, और दूसरा जो काल है वो उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है उसे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसके के बीच का समय इसका माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल जो है उसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन की अगर हम चर्चा करें तो वैदिक समाज जो है वो किस प्रकार का समाज था। जैसा कि हमने बात की कि वैदिक काल दो भागों में ऋग्वैदिक समाज और उत्तर वैदिक काल दो भागों में विभक्त है, लेकिन जो विशेष रूप से जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का मूल आधार वैदिक सभ्यता और संस्कृति को माना जाता है। तो ऐसे में जो बाद का समाज और सभ्यता या संस्कृति भारतीय समाज के अंदर विशेष रूप से हिंदू समाज में देखी जाती है, उसका प्रारंभिक स्वरूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सर्वप्रथम हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो समाज की जो सर्वप्रथम इकाई, जो प्रमुख इकाई है वह परिवार होती है। और परिवार जो है यहाँ पर हमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी ऐसा दिखाई देता है। और परिवार में जो सबसे बड़ा पुरुष होता था वह मुखिया होता था और सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे।
पारिवारिक धन और जन की सुरक्षा, जीवन संचालन और यज्ञ आदि के लिए जो मुखिया है वो उत्तरदायी होते थे और संयुक्त प्रणाली प्राय होती थी, जिससे परिवार की जो संपत्ति है और सदस्यों की सुरक्षा, इसके पीछे एक कारण था। और दूसरा, आजीविका के लिए जो साधन है, जैसे कृषि है, पशुपालन, कुटीर उद्योग धंधों में अधिक हाथों के श्रम की आवश्यकता होती थी। ऐसे में परिवार मिलजुल कर एक इकाई के रूप में रहते थे और परिवार में स्त्री, पुरुष, बच्चे सब लोग मिलकर रहते थे। लेकिन क्योंकि पितृसत्तात्मक प्रकार इस समय के समाज का था, तो पिता या जो घर के वयोवृद्ध पुरुष होते थे वो परिवार के मुखिया कहलाते थे। लेकिन स्त्रियों का भी सम्मानजनक स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। परिवार के अंतर्गत हम बात करें तो ऋग्वैदिक समाज की हम बात करें, ऋग्वैदिक समाज या ऋग्वैदिक धर्म या राजनीति या किसी भी रेफरेंस में अगर हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल दोनों कालों में अगर हम अंतर करते हैं तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल उनका प्रारंभिक स्वरूप हमें समाज का, धर्म का और राजनीति का सामाजिक स्वरूप हमें ऋग्वैदिक काल में मिलने लगता है, दिखता है। लेकिन वही परिपक्वता जो है वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते आ जाती है। वहीं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो है, क्योंकि परिवार समाज की मुख्य इकाई था ही, विशेष अंतर नहीं आया। वही संयुक्त परिवार प्रथा, वही पिता या पितृसत्तात्मक परिवार, स्त्रियों की स्थिति थी, सब कुछ वही था। लेकिन अथर्ववेद में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि पारिवारिक शांति के लिए प्रार्थनाएं होने लगी और आवश्यकता होने पर मुखिया जो है वो संपत्ति विभाजन भी कर देता था। यानी धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ती चली गई और उसके साथ में जो है कुछ मतभेद या कुछ इस प्रकार की स्थितियां जो है वो परिवार में पैदा होने लगी। अदरवाइज समाज उसी प्रकार से था जैसा ऋग्वैदिक काल में था। इसके पश्चात हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था की हम समाज के अंतर्गत बात करते हैं और आर्यों के आगमन के साथ ही साथ आर्य और अनार्य दो भाग में हम कह सकते हैं कि समाज जो वो बट गया। प्रारंभिक काल में कदाचित वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक आर्य व्यक्तिगत रूप से देवोपासना करता था, यज्ञ करता था। प्रारंभिक काल में युद्ध में सभी लोग भाग लेते थे। जो प्रारंभिक समाज है वो बहुत सरल था। प्रारंभिक समाज और राज्य दोनों के अगर हम स्वरूप की बात करें तो बहुत सरल था। बहुत अधिक अनावश्यक रूप से युद्ध नहीं होते थे, अनावश्यक। तो ऐसी परिस्थिति में सभी लोग जो है, सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करते थे। तो व्यक्तिगत रूप से देवोपासना करते थे या यज्ञ करते थे, तो अलग से ब्राह्मण वर्ग की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग जो है युद्ध में, ऋग्वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि युद्ध में जनता भाग लेती थी। यानी जब आवश्यकता पड़ती थी तो सभी लोग जो है युद्ध में जाते थे और जब बहुत अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो ऐसे में जब आवश्यकता होती थी तो जनता उसमें भाग लेती थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन अनवरत युद्धों से सारी आर्य व्यवस्था जो है वो विशृंखल होने लगी और समाज में कार्य व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ऐसे में समाज कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभक्त हो गया। उत्तर वैदिक काल तक ये जो समाज था अभी कर्म के आधार पर था और ऐसे में जो योद्धा, एक वर्ग योद्धा हो गया, दूसरा विद्वान हो गया, इसी प्रकार से जो व्यापारी वर्ग हो गया और जो सेवक वर्ग था, इस प्रकार से 4 वर्गों में विभक्त हो गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर स्पष्ट रूप से समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया और ये वर्ण जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पूरी तरीके से समाज जो था और इसकी जो जटिलता थी प्रारंभिक, उसमें जो है कर्म के आधार पर समाज बट गया था। और 10वें मंडल, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसके अंतिम पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमें जो चारों वर्ण है उनके उदय की बात जो है वो मिलती है। अदरवाइज इससे पूर्व कर्म और श्रम के आधार पर जो है समाज विभक्त था। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से समाज में जटिलताएं आई, कैसे समाज में सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य करते थे, बहुत अधिक भेदभाव, बहुत अधिक जटिलता और कठोरता समाज के अंदर नहीं देखी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते समय के साथ साथ में कई बदलाव, और कुछ बदलाव जो है वो बहुत जटिल तरीक़ों से हुए और उनके अंदर उसके पश्चात जो है बदलाव संभव नहीं था। तो प्रारंभिक स्वरूप हमें दिखाई देता है जो काफ़ी अच्छा और लचीला था। कर्म और श्रम के सिद्धांत पर समाज आधारित था
जैसे ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता पत्थर की चक्की में अनाज पीसती है, और घर के सभी लोग जो है हर प्रकार के कार्य करते थे। तो उससे समाज के जातिगत या वर्ण के हिसाब से भेद का जो है वो उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त हो गया। इसके साथ में हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की, और तत्कालीन समाज की श्रेष्ठ व्यवस्था या विशेषता हम कह सकते हैं आश्रम व्यवस्था को, जिसमें मानव का जीवन 100 वर्ष का मानकर उसे 25-25 वर्ष जो है उसके प्रत्येक आश्रम को दे दिया गया, जिसमें ब्रह्मचर्य में विद्यादान, गृहस्थ में विवाह कर संतानोत्पत्ति, वानप्रस्थ में वनगमन और संन्यास आश्रम में सांसारिक मोहमाया को त्यागना ये माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचर्य का संबंध धर्म से, गृहस्थ का संबंध अर्थ और काम से, और वानप्रस्थ और संन्यास का संबंध मोक्ष से होता था। यानी जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन 4 पुरुषार्थों को इन आश्रम के दौरान जो है पूरी तरीके से निभाया जाता था, और एक सर्वश्रेष्ठ विशेषता के रूप में समाज में आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। उसके साथ में हम बात करते हैं विवाह की। एक उच्च पवित्र संस्कार विवाह को माना जाता था, और ये व्यक्तिक और समाज के विकास दोनों के लिए आवश्यक माना जाता था। यज्ञ में माना जाता है कि पति पत्नी दोनों यज्ञ में बैठ के भाग लेते हैं, तो ऐसे में विवाह जो है वो एक आवश्यक जो है विधान और संस्कार माना जाता था। राज परिवार में बहु विवाह का प्रचलन भी देखा गया, और समाज में बहुत अधिक जटिलताएं नहीं थी प्रारंभ में। तो बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, इन सब के उल्लेख हमें वैदिक काल में नहीं मिलते हैं। ऋग्वेद में अंतर्विवाहों के कुछ उदाहरण मिलते हैं। संपन्न लोग एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे, लेकिन विवाह एक अच्छे संस्कार के रूप में, पवित्र संस्कार के रूप में देखा जाता था। और इसी के साथ हम बात करें तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि पुरुष प्रधान होने पर भी सम्मानित स्थान उनको था। जो वे पति की अर्धांगिनी मानी जाती थी, गृह स्वामिनी मानी जाती थी। यज्ञ में भाग लेना, धार्मिक जो भी रीति रिवाज थे उसमें भाग लेना। कन्या शिक्षा का भी उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्रेय, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और बहुत सारी हमें विदुषी स्त्रियों के बारे में उल्लेख मिलता है। स्त्रियां गृह प्रबंध के साथ साथ में बच्चों का लालन पालन, गृहस्थी को संभालना, कताई, बुनाई और अन्य कार्य करती थी। तो इस प्रकार से वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी जो है वह देखी जाती है। जो विवाह इनकी जो वेशभूषा होती थी आर्यों की, मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र वे लोग पहनते थे: नीवी, वास और अधिवास। नीवी जो नीचे पहनने वाला वस्त्र, वास जो ऊपर पहनते थे, और अधिवास जो उसके भी ऊपर जो शॉल नुमा जो वस्त्र ओढ़ा जाता था उसे अधिवास कहा जाता था। इनके वस्त्र प्राय सूती, ऊनी, मृग आदि के होते थे। स्त्री पुरुष दोनों बाल रखते थे, पुरुष दाढ़ी रखते थे। आभूषणों के शौकीन होते थे। हार, कंठे, नुपुर, गजरे, भुजबंद, कंकन, अंगूठी और बहुत सारे आभूषण जो है वो ये लोग पहनते थे, और इस प्रकार से आभूषणों का शौक़ जो है वो उनको था, और इसके हमें उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। समाज की अगर हम बात करें तो समाज के अंदर उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा, उनका स्तर क्या होता था, ये सब चीज़ें आती है। तो खान पान के अंतर्गत आर्यों के लिए कहा जाता है कि आर्य जो है साधारण किंतु पुष्टिदायक भोजन जो है वो खाते थे, वो ग्रहण करते थे। घी, दूध, दही, फल, सब्जियां आदि की खाद्य सामग्री में प्रधानता होती थी। अन्नों में यव, धान्य, उड़द, मूंग और अन्य दालों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमें वैदिक साहित्य में कहीं पर भी नमक का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि वैदिक काल के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। तो वैदिक साहित्य में हमें खान पान की जिन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, बहुत सारी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन कहीं पर भी नमक शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। तो वह नमक से अवैध थे या नहीं, इस बारे में पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। कुछ मांसाहारी भी थे। विशिष्ट अवसरों पर सोमरस का पान ये लोग करते थे, जो एक शराब न होकर विशेष प्रकार की वनस्पति का रस माना जाता था। मनोरंजन के विभिन्न उनके साधन थे। स्वभावतः ये प्रवृत्ति मार्गी जीवन इनका था, और उसको जीवन को सुखी और आनंद बनाने के लिए संगीत, मनोरंजन का उनका मुख्य साधन होता था।
और संगीत की नृत्य, गान और वाद्य तीनों विधाएं जो थी, उनका गान प्रेम जो है वो सामवेद से दिखाई देता है। वीणा, दुदुम्बी, शंख, आघाट, मृदंग आदि वो लोग बजाते थे, उनके बारे में वे अवेयर थे। घुड़दौड़, रथ दौड़, मल्लयुद्ध, आखेट आदि आदि उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ऋग्वेद में द्यूत क्रीड़ा का भी उल्लेख मिलता है और उत्तर वैदिक काल तक आते थे नाटक, वाद्य, वीणा, शंख, इन सब चीज़ों का भी उल्लेख मिलने लगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो मौखिक स्वरूप हुआ करता था और संस्कृत भाषा इस समय उन्नत थी। शिक्षा का प्रमुख आधार सादा जीवन और उच्च विचार था और गायत्री मंत्र जो है उनके ज्ञान का उच्चतम छोर था। प्रत्येक ऋषि कुल में जो है वैदिक विद्यालय का उनका स्वरूप होता था, उसमें ज्ञान दिया जाता था। शिक्षा का लक्ष्य बौद्धिक विकास और आचरण के सभ्यता को विकसित करना था। उत्तर वैदिक काल में विद्या धार्मिक और ज्ञानार्जन के जो धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की दी जाती थी। ज्ञानार्जन के नियम हुआ करते थे, जैसे उपनयन संस्कार, फिर ब्रह्मचर्य, जीवन में जो श्रम और तप है, श्रद्धा, विनयशीलता, बुद्धि का विकास, धन प्राप्ति, अमृतत्व, ये सब शिक्षा के उद्देश्य माना जाते थे और शिक्षा का स्वरूप काफ़ी उन्नत था वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वेद और उत्तर वैदिक दोनों ही कालों में। इसके साथ में समाज की अगर हम बात करें तो समाज की स्थिति, सामाजिक स्थिति जो थी शिक्षा मतलब काफ़ी अच्छी थी। मनोरंजन, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, ये सब चीज़ें थी। जैसे कि हमने बात की कि स्त्रियों की स्थिति, सती प्रथा जो है वो नहीं थी, लेकिन कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के एक अंश के आधार पर यह बताया कि लेकिन प्राय वहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ, कन्या के जन्म पर जो दुख मनाया जाता था ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ जो थी वो खराब होने लगी और उत्तर वैदिक काल तक आते आते कुछ स्थितियाँ, कुछ रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो थोड़ी सी विकट होने लगी। जबकि वैदिक काल में जो है समाज जो था वो बहुत सरल था, बहुत सुनियोजित या बहुत अच्छी तरीके से समाज जो है वो देखा जाता है और समाज की स्थिति, समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। सामाजिक स्थिति के पश्चात हम बात करते हैं आर्यों के राजनीतिक दशा के बारे में। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों की नींव डाली थी। जैसा कि हम बात करते हैं समाज के अंतर्गत कि समाज की जो सबसे छोटी यूनिट, सबसे मेन प्रमुख इकाई थी वो परिवार हुआ करती थी। तो राजनीतिक दृष्टि से हम बात करें तो सबसे छोटी इकाई कुटुंब हुआ करती थी। ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कुटुंब होती थी, जिसे कुल कहा जाता था और इसके नेता को कुलाब कहा जाता था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था तो उसका प्रभाव हमें समाज जो राजनीति वहाँ पर भी देखने को मिलता है और उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार जो है वो होते थे और उनके प्रमुख जो पुरुष जो वयोवृद्ध होते थे वो उनके मुखिया होते थे। अनेक कुटुंबों का संग्रह या समूह जो है वो मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था और ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणी होता था। अनेक गांवों का समुदाय मिलकर विश कहलाते थे और विश के मुखिया को विशपति कहा जाता था। अनेक विश मिलकर जन का निर्माण करते थे और जन का जो शासक था उसे गोप या रक्षक कहा जाता था, जो प्राय राजा होता था। यही जन जो है आगे चलकर जनपद कहलाए और बड़े राज्यों का और राष्ट्रों का आगे चलकर निर्माण हुआ। लेकिन वैदिक काल जो है धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से प्रारंभिक स्वरूप हम इसे कह सकते हैं। और इस प्रारंभिक स्वरूप में किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से राष्ट्र बने, किस प्रकार से शक्तिशाली राष्ट्र एक छोटे जन से या छोटे इकाइयों से किस प्रकार से बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, बड़े राष्ट्रों का निर्माण हुआ, इसके उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। तो जन जो है, अनेक जन मिलकर फिर आगे चलकर जनपदों का निर्माण होने लगा और यहाँ जन जो है वो प्राय राज्य हुआ करते थे छोटे और इनका जो गोप या रक्षक थे उनका स्वरूप राजा का हुआ करता था। जन जो है उससे भी बड़े इकाई राष्ट्र होती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार आसपास के राजाओं को अधीन कर उन्होंने सम्राट की पदवी कुछ लोगों ने धारण की और वो लोग राजा, वो जो है सम्राट कहलाए और उनका राज्य राष्ट्र हो गया। तो इस प्रकार से शासन व्यवस्था की बात करें तो प्रमुखतः राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी जिसका अध्यक्ष राजा होता था। राजा का राजपद गौरवशाली होता था। ऋग्वेद में राजा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, किंतु उसकी उत्पत्ति के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है।
राजा की उत्पत्ति स्वाभाविक गति से हुई होगी और धीरे धीरे समय के साथ में जिस प्रकार की आवश्यकता के साथ में, जैसे हम पढ़ते हैं कि राजा जो पद है उसका कैसे उसकी उत्पत्ति हुई होगी और फिर कैसे स्वभाव से उसका पद उच्च होता गया, वही चीज़ें हम ऋग्वैदिक काल में या भी देखते हैं। और धीरे धीरे राजा का पद और जो उसकी वो महत्ता थी वो बढ़ती चली गई। राजा के पास में न्यायाधीश से संबंधित दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार मिलते थे और ऋग्वेद की ऋचाओं से राजाओं के वैभव का बोध होता है। एक ऋचा में लिखा है कि वे जो है 1000 महलों वाले जो खंभों वाले महल में रहते थे, तो उससे पता चलता है कि राजा जो है वो उसका पद बहुत उच्च हुआ करता था, वो आलीशान होता था, इस प्रकार के उनके महल थे, ठाट बाट से वो रहते थे। ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। साथ ही ऋग्वेद में ऐसा भी उल्लेख है कि राजा की पोशाक के बारे में लिखा गया कि राजाओं की और देखना बहुत कठिन होता था, यानी कि उनकी पोशाक इतनी स्वर्णिम आभा से युक्त होती थी, राजा का कद और पद इतना उच्च होता था कि राजा की ओर देखना, उसकी पोशाक जो बहुत स्वर्णिम आभा से युक्त है उसकी ओर देखना ही कठिन होता था। ऐसा भी उल्लेख हमें मिलता है। राज्य कार्य में सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और पदाधिकारी होते थे। जिस पदाधिकारियों की बात करें तो सबसे प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित होते थे और प्राय इनका पद भी धीरे धीरे वंशानुगत होने लगा था और यह शांति और युद्ध दोनों में राजा का मार्गदर्शन करते थे। शांति में धार्मिक कार्य संपन्न करवाते थे और युद्ध में जो है राजा को पूरी तरीके से मार्गदर्शन देना इनका कार्य होता था। इसके बाद में सेना का प्रमुख अधिकारी सेनानी कहलाता था और भी कई प्रमुख अधिकारी जो थे वो इसके अंतर्गत थे। और सभा और समिति, ये 2 संस्थाओं का उल्लेख हमें वेदों में मिलता है। इसे वेदों में प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने वाली जो सभा और समिति है वो हुआ करती थी और लुडविग जो है वो कहते हैं कि समिति जनसाधारण की संस्था थी और सभा राजा के वयोवृद्ध और सम्मानीय व्यक्तियों की एक संस्था थी। तो इस प्रकार से सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की एक ऋचा में सभा का संबंध ऐश्वर्यशाली और सुंदर लोगों की सभा से जो है वो माना गया है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जैसे कि हमने बात की कि जन की, तो पंचजन विशेष रूप से इसमें थे ऋग्वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते पंचजन अपना गौरव खो चुके थे। जनों को मिलाकर जनपदों का निर्माण हो चुका था और जनों की स्थिरता जो है, अब जनों में स्थिरता आ गई थी जनपद बनने के साथ में और राज्य में राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हो गई। राजा का पद वंशानुगत होने लगा। कहीं कहीं जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है उसका भी वो दिखाई देता है, लेकिन प्राय राजा का पद वंशानुगत होने लगा। गृह, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये इकाइयाँ जिस प्रकार से हम ऋग्वैदिक काल की बात करें उसी प्रकार की इकाइयाँ यहाँ पर देखी जाती है। राजा की जो है पद जो है उसकी संपत्ति और सत्ता का धीरे धीरे विकास होता चला गया और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ और सोम को राजा बनाया गया, वह विजयी हुआ। तो ये माना जाता है कि जिस प्रकार से हॉब्स का सिद्धांत माना जाता है कि किस प्रकार से निर्बल और सबल का जो संघर्ष है और उसमें जो सबल की विजय और फिर उसके पश्चात उन्होंने अशक्तियों को अपने हाथ में ले लिया है। तो इसी प्रकार से लोगों ने मिलकर समय की आवश्यकता के अनुसार राजपद जो है उसका सृजन हुआ होगा। इस प्रकार का हमें व्यवस्था दिखाई देती है। साथ ही साथ में राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 11 प्रमुख जो रत्नीय नामक पदाधिकारी जो है उनका हमें उल्लेख मिलता है और ये जो प्रमुख अधिकारी थे जिसके अंतर्गत सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी जो पटरानी हुआ करती थी, राजा की पटरानी जो शासन कार्य में राजा के साथ होती थी, सुत जो सारथी होते थे, ग्रामिणी जिसके जो ग्रामों के मुखिया होते थे, क्षता जो प्रतिहार होते थे या प्रतिहारी होते थे, रक्षक जिसे हम प्रधान कह सकते हैं, संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होते थे, भागदूत कर संग्रहकर्ता, अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी, पालागल राजा का मित्र और विदूषक। तो इस प्रकार की ये कुछ प्रमुख संस्थाएं और कुछ प्रमुख राजनीतिक जो है वो हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से उत्तरोत्तर विकास हुआ
और ये उत्तरोत्तर विकास हमें समाज के अंदर और साथ ही समाज के साथ साथ में राज्य के अंतर्गत दिखाई देता है कि किस प्रकार से समाज और राज्य में जो मान्यताएं या जिस प्रकार की संस्थाएं या जिस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है स्थापित हुई, उन्होंने कैसे अपना स्वरूप को कैसे प्रदान किया, कैसे उन्होंने जटिलता को प्राप्त किया। और इस प्रकार से ऋग्वैदिक समाज जो है वो सरल था। उसकी प्रारंभिक विशेषताएं जो है वो हमें दर्शाती है कि किस प्रकार से जैसे कोई भी चीज़ प्रारंभिक समय में बहुत सरल या बहुत नई होती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसमें जटिलताएं और जटिलताओं का समावेश होने लगता है। और जटिलताओं के पश्चात एक स्थिति आती है जिसे हम जड़ता कहते हैं। तो ठीक वही ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत और धर्म के अंतर्गत प्रारंभिक स्वरूप बहुत सरल था, बहुत लचीला था। और सरल स्वरूप के अंतर्गत जो है सरल किसी भी प्रकार से उसे मोल्ड किया जा सकता था, किसी भी प्रकार से उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे समाज के अंतर्गत, धीरे धीरे राज्य के अंतर्गत जटिलताओं का समावेश हुआ और उस जटिलताओं को उसके पश्चात उसको तोड़ना या उसमें कुछ परिवर्तन लाना जो था वो बहुत अधिक आसान नहीं था। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल एक ही वैदिक काल के दोनों भाग है, लेकिन अंतर जो है काफ़ी कुछ अंतर, कुछ वही मान्यताएं, ज़्यादातर वही वाली मान्यता है, लेकिन कुछ अंतर जो बहुत बड़े स्तर पर हुआ वो हमें इन दोनों के अंदर दिखाई देता है।